गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको सूचक के बारे में बता रहा था, तो वही सूचक पर ही खत्म हुआ था। तो इस वीडियो में हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो टॉपिक है हमारा यहाँ पर वो क्या है, सूचक, इंडिकेटर। हिंदी में कहते हैं इसको सूचक। तो देखिए सूचक होता क्या है, सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनको किसमें अम्ल या क्षार में मिलाने पर अपने रंग या गंध में क्या है परिवर्तन कर लेते हैं, या उनका रंग या गंध परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब है जैसे मान लो कि ये कोई सूचक है, ऐसे मान लिया कोई पदार्थ है सूचक लिए, तो हमने इसको कह दिया कि ये सूचक है। अब अगर इसके ऊपर इसको जैसे मान के चलिए कि हमने यहाँ पर ले लिया है अम्ल, यहाँ पर क्या ले लिया, अम्ल ले लिया। इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, मान लेते हैं इतना बड़ा है। इसको हमने इसमें डाल दिया, डालने के बाद क्या कर दिया, घोल दिया। तो ये जो सूचक है, सूचक से नाम से मतलब समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ ये सूचना देने वाला है, ठीक है ना। ये क्या करेगा, जब ये जाके इसमें घुल जाएगा तो ये इस अम्ल में जैसे इसका रंग पहले जो रहा होगा उस रंग से दूसरे रंग में परिवर्तित होगा, या जो गंध रही होगी वो गंध क्या है, चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमने अम्ल ले लिया, एक तो ऐसे और बना के हमने यहाँ पर क्षार ले लिया। क्या ले लिया, क्षार ले लिया। यहाँ पर अम्ल क्षार क्या होते हैं हमने पहले आपको बता दिया है इस वीडियो में, वीडियो के माध्यम से और नोट्स के माध्यम से दे दिया, पिछले वीडियो में हमने सब बता दिया। तो अगर इसको इसमें भी डाल दें तो अब देखना पड़ेगा कि इसमें रंग का परिवर्तन कर रहा है, इसमें कर रहा है, या दोनों में कर रहा है, क्या कर रहा है। एक एग्जांपल लेकर बताते हैं, जैसे प्याज, क्या है, प्याज ले लिया। प्याज क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है। प्याज क्या है, अपने से उगती है ना, तो वो प्राकृतिक सूचक कहलाएगा। फिर सूचक के प्रकार भी देखेंगे हम। तो प्याज जो है ये क्या है, थोड़ा सा इसमें लाती है, अगर टेस्ट किए हो तो इसमें थोड़ा सा आती है, या कोई देर तक के रख दो तो उसमें क्या है ज्यादा इसमें लाने लगती है, कहते हैं प्याज बहुत तक काटने के गंध आने लगती है, ऐसा सुना ना। तो जब प्याज आपने यहाँ पर रख दिया तो क्या होगा, यहाँ पर इसमें डाल दिया तो अम्ल में डालेंगे तो इसका कुछ नहीं होगा, जैसे कि थी वैसे ही रहेगी। क्षार में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी जो गंध थी वो खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अगर से मान लो प्याज है उसको छोटा छोटा काट लिया और एक अम्ल के बाटल में डाल दिया, एक क्षार के बाटल में डाल दिया, ठीक है, और थोड़ी देर बाद फिर निकाल लिया प्याज, तो देखोगे कि जब इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा, गंध चली जाएगी। इसमें क्या है, गंध वैसी रहेगी, जैसे पहले थी वैसे रहेगी। यानी कि प्याज को पता करना है तो हमें क्षार की जरूरत पड़ेगी, उसकी गंध की। प्याज सूचक के रूप में काम करना कि नहीं कर रहा है, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा ठीक है, एक और एग्जांपल है हल्दी आप देखते हैं कि खाने वाने में जैसे आपने खाना ना खाया सब्जी और आपके कपड़े में थोड़ा गिर गई, व्हाइट कपड़े में गिर गई। अब आप देख रहे हैं कि जब उसमें हम क्या लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, साबुन तो लाल पड़ जाती है, लाल भूरे रंग की हो जाती है। कभी नहीं होगा तो थोड़ा से गंदा कपड़ा ले लेना व्हाइट, उसको धुल के उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला देना और फिर जब साबुन से साफ करना तो लाल भूरे रंग की हो जाएगी। तो वो भी क्या है, सूचक का काम करती है। तो इस तरह से कई पदार्थ हैं जो सूचक का काम करते हैं। तो आगे चलो हम देखते हैं यहाँ पर आगे कि सूचक है क्या, ये तो जान लिया। अब देखते हैं कि सूचक के प्रकार। तो यहाँ पर परिभाषा में नहीं लिख रहा हूँ सूचक की, आपको जैसे हमने बता दिया, यहाँ पर परिभाषा नोट्स में लिखी गई है, लेकिन समय नहीं खराब कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या बताया कि वे पदार्थ जिनको अम्ल या क्षार में मिलाने पर अपने रंग या गंध में परिवर्तन कर लेते हैं, क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं, ठीक है। अब सूचक के प्रकार देख रहे हैं। तो सूचक के प्रकार, सूचक जो है 3 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कौन कौन से प्रकार होते हैं, एक को बोलते हैं प्राकृतिक सूचक, क्या बोलते हैं, प्राकृतिक सूचक बोलते हैं, और दूसरे को बोलते हैं कृत्रिम, क्या बोलते हैं, कृत्रिम सूचक। अभी इनके एग्जाम्पल वगैरह भी देखेंगे। और तीसरे को बोलते
तो इस प्रकार से देखिए जो सूचक हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, अब ये जो प्राकृतिक सूचक हैं ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? हमें पेड़ पौधों से। कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों से ये हमें प्राप्त होते हैं। जो कृत्रिम सूचक हैं ये रासायनिक पदार्थों से, ठीक है, कहाँ से प्राप्त होते हैं? रासायनिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं ये। और ये वाला जो है गंधीय सूचक, ये भी कुछ प्राकृतिक पदार्थों से ही प्राप्त होते हैं, लेकिन उनमें गंध होती है। ठीक है, तो ये भी कैसे होते हैं? प्राकृतिक ही होते हैं, लेकिन इसमें क्या होती है? गंध होती है। तो चलिए देखते हैं, अब इनके उदाहरण देखते हैं कि प्राकृतिक सूचक में कौन कौन से हैं। तो प्राकृतिक सूचक में सबसे आपका जो पहला नाम आता है, लिटमस का नाम आता है। किसका नाम आता है? ये नीले रंग का होता है। ठीक है, जो पेड़ से प्राप्त होता है, एक लिटमस नाम का पेड़ होता है, उसी से ये प्राप्त होता है, इसलिए उसी के पेड़ के नाम पर इसका नाम लिटमस पड़ गया है। आप अगर मान लीजिए प्रयोगशाला में जाने का मौका मिलेगा तो आपको दिखाएंगे 2 तरह के लिटमस आएंगे। एक आपका नीले रंग का आएगा, एक कुछ हल्का सा हल्का धारी में ऑरेंज कलर जैसा आपने शर्ट पहन रखा है, इस तरह का आएगा। ठीक है, तो वहां पर मिलेगा। फिर ये जो है लिटमस हो गया। इसके अलावा और इसमें अगर हम देखें तो हाइड्रेंजिया, क्या? हाइड्रेंजिया। तो यहाँ पर हाइड्रेंजिया ये हो जाएगा। और इसके एग्जांपल में क्या ले सकते हैं? लाल पत्ता गोभी। क्या? लाल पत्ता गोभी। तो यहाँ पर हो जाएगी लाल पत्ता गोभी। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल हो गए। फिर कृत्रिम सूचक में आते हैं। कृत्रिम सूचक में जो सबसे फेमस है मेथिल ऑरेंज। ये सब याद करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? सब याद करना पड़ेगा। इसको बोलेंगे मेथिल ऑरेंज। ठीक है, दूसरा जो है इसका, दूसरा क्या हो जाएगा? फिनोल्फ्थलीन। क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका नाम है। ये आप देखे होंगे, इसे कपड़े में कुछ लोग रखते हैं, या जैसे आप देखे होंगे कि जहां हाथ वगैरह रखते हैं बेसिन में, उसमें गोलियां पड़ी रहती है ना व्हाइट कलर की, या बोलते हैं फिनाइलिन रख दो तो हमारा कपड़ा जो ये झींग होते नहीं काटते हैं, पतंगे जो होती हैं, तो इनको इसी को फिनाइलिन बोलते हैं। ठीक है ना, तो व्हाइट पाउडर जैसा होता है, फोटोस बना सकते हैं हम, तो वो फिनाइलिन हो गया। मेथिल ऑरेंज है, ये लाल कलर का होता है, जैसे ब्लड नहीं होता है, इस टाइप का होता है कलर में। ये तो कलरलेस होता है, व्हाइट होता है तो व्हाइट में कलर नहीं चलाता। गंधीय सूचक में क्या आता है? गंधीय सूचक में जैसे सबसे इसका फेमस अभी हमने आपको बताया प्याज, फिर लौंग, लौंग का तेल, लौंग का तेल, इस तरह से ये इसमें आते हैं। ठीक है ना, तो आपने देख लिया कि प्राकृतिक सूचक कहाँ से मिलते हैं? पेड़ पौधों से। कृत्रिम सूचक रासायनिक पदार्थों से। गंधीय सूचक ये देखिए, प्याज की क्या है? प्राकृतिक लेकिन गंध वाली है, इनमें आपको गंध नहीं मिलेगी जो ये ऊपर वाले हैं। ठीक है, और ये लौंग का तेल है, इसका भी एक विशेष गंध होता है। तो अब आओ हम देखते हैं कि जब इनको कहां पर हम डालेंगे, अम्ल या क्षार में डालेंगे, तो इनके रंग में किस प्रकार से परिवर्तन होगा, या गंध में किस प्रकार से परिवर्तन होगा। तो चलो, इतनी बात समझ में आई नहीं है? चलो, जब से को पूरी क्लास लोगे, एक तरफ से क्लास लोगे, तो यकीन मानो तो कुछ भी नहीं छूटेगा, सब समझ में आ जाएगा। अगर 2 दिन आए, 2 दिन गोला मारे तो फिर नहीं आएगा, इससे समझ नहीं आएगा। नहीं तो कुछ है नहीं, केमिस्ट्री में कुछ नहीं, सब ऐसे आसान ही है। अब देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसे हमने बोला कि हमने यहाँ पर ले लिया सूचक। क्या ले लिया? सूचक ले लिया। फिर यहाँ पर रंग या गंध में परिवर्तन, रंग या गंध में परिवर्तन। ठीक है, किसमें? मान लो अम्ल में डाले तब क्या होगा, ऐसे यहाँ पर। हाँ, रंग या गंध में परिवर्तन कहाँ डाले? जब इसको क्षार में। ठीक है ना, इस तरह से।
तो जैसे हमने आपको बोला कि सबसे पहले हमने सूचक लिया क्या, लिटमस लिया। क्या ले लिया हमने, लिटमस ले लिया। ठीक है, इसको अम्ल में डाला तो कैसा लिटमस हो जाएगा, और क्षार में डालेंगे तो क्या हो जाएगा। जब अम्ल में डालेंगे इसको लिटमस को तो ये लाल रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है, लाल रंग का। और अगर जब क्षार में डाल देंगे तो कैसा हो जाएगा, नीले रंग का हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपने देख लिया कि लिटमस को जब हम इसमें डालते हैं, अम्ल में डालते हैं तो लाल रंग का हो जाता है, क्षार में डालते हैं तो किस रंग का हो जाता है, नीले रंग का हो जाता है। आप एक एक का ही ले रहे हैं हम, बाकी का फिर बाद में लेंगे। ठीक है ना। बाद मतलब कि आपको दिया हुआ है, एक का हम तरीका बता रहे हैं कैसे इस तरह से हम करके यहाँ पर पता कर लेंगे रंग का। फिर जैसे मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पर पहला वाला हमने ले लिया था, प्राकृतिक वाला ये ले लिया था। ठीक है। अब दूसरा वाला हम कृत्रिम वाला ले रहे हैं। कौन सा ले रहे हैं, कृत्रिम वाला। तो कृत्रिम वाले में हमने लिया था मेथिल ऑरेंज। क्या लिया था, मेथिल ऑरेंज लिया था, और फिनोल्फिन लिया था। क्या लिया था, फिनोल्फिन इसमें लिया था। तो देखिए है क्या कि मेथिल ऑरेंज को जब हम इसमें डाल देंगे तो इसमें डाल देंगे अम्ल में, तो ये कैसा हो जाएगा, गाढ़े लाल रंग का हो जाएगा। और जब क्षार में डाल देंगे तो कैसा हो जाएगा, पीले रंग का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पीले रंग का। फिनोल्फिन को ऐसे जब हम अम्ल में डाल देंगे और क्षार में डाल देंगे तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ पर ये पीला रंग हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से। फिर हमने यहाँ पर ले लिया तीसरा प्रकार का जो गंधीय था। कौन था, गंधीय था। तो तीसरे प्रकार का अगर हम ले रहे हैं तो इसमें हमने क्या लिया था, प्याज लिया था। क्या लिया था, प्याज। और क्या लिया था, लौंग लिया था। ठीक है ना, लौंग का तेल है। ओके, इस तरह से। तो आप देखिए इसमें इसको हम ए मान ले रहे हैं, इसको हम बी मान ले रहे हैं। इसमें ये ए हो गया, इसमें ये बी हो गया। ठीक। अब प्याज को जब आप इसमें डालेंगे अम्ल में तो इसके जो गंध है कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी गंध क्या रहेगी, इसमें अपरिवर्तित रहेगी। तो जो गंध है वहां पर वो कैसी रहेगी, अपरिवर्तित। ठीक है। और इसी को अगर क्षार में छोटा छोटा काट के, जैसे आप बनाते हो ना सलाद वगैरह, उसे काट के इसमें डाल दिया तो इसमें क्या हो जाएगी, गंध चली जाएगी, ये गंधहीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, गंधहीन हो जाएगा। ऐसे लौंग का तेल यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना, किसमें, गंध में। उसके यहाँ पर क्या हो जाएगी, गंधहीन हो जाएगी। ठीक है ना। तो आप क्या देख रहे हैं कि इनके द्वारा, इन पदार्थों के द्वारा, सूचकों के द्वारा हम अम्ल या क्षार की पहचान कर सकते हैं। जैसे मान लो आप लैब में गए, ये बोला ये प्याज है, प्याज का टुकड़ा कटा रखा हुआ है, ये 2 ग्लास में चीजें रखी गई हैं। ठीक है ना, पहचानना है कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। दोनों मान लो एक ही कलर का है, कलर में कोई परिवर्तन नहीं है। अब आपके लिए मुश्किल होगा ना कि भाई कैसे पहचाने, हाथ डालोगे तो हाथ जल जाएगा, हाँ मुंह में सूंघोगे तो भी गंध एक समान है तो पता नहीं चलेगा। तो क्या है, हमारे पास ये सूचक है। अगर इन सूचक में हमको प्याज दे दिया, लौंग का तेल, मेथिल ऑरेंज, ये लिटमस फलाना ढूंढा कुछ भी दे दे, तो हम क्या करते हैं उसमें डाल के दोनों को टेस्ट करके बता देंगे कि ये वाला ये है, ये वाला ये है, तो इसका काम ये है। ठीक है ना। चलो अब हम देखते हैं आगे यहाँ पर। अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, ना लग रहा है तो बंद कर दें। अच्छा लग रहा है। अब देखो देख रहे हैं यहाँ पर धातु की अम्ल के रासायनिक गुण, यानी अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण क्या देखने वाले हैं यहाँ पर आगे, अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है हेडिंग का, हम तो नहीं समझते हैं, तुम लोग समझते हो, ऐसे लिखा है बुक में तो हम भी लिख देते हैं, इसका मतलब समझते तुम लोग। अरे पढ़ा तो गया होगा रासायनिक गुण, भौतिक गुण बहुत पढ़ाया गया होगा। तो क्या मतलब है रासायनिक का, देखो रासायनिक का मतलब होता है
इलेक्ट्रॉनों की हेराफेरी। क्या होता है? रासायनिक का मतलब जो होता है इलेक्ट्रॉनों की हेराफेरी। चोरी हो जाए किसी का, कोई चुरा ले जाए, जैसे आपके घर में चोरी हो गई तो एक रासायनिक क्रिया में हो सकती है, ठीक है, तुम्हारे यहाँ से चला गया किसी और का हो गया जाके, तो वो नहीं है रासायनिक क्रिया। जो चोरी है वो रासायनिक क्रिया नहीं है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनों की हेराफेरी हो जाए, इलेक्ट्रॉनों की चोरी हो जाए, वो क्या कहलाती है? रासायनिक। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की चोरी होने के बाद पदार्थ नया रूप ले लेता है। क्या हो? पदार्थ क्या हो जाएगा? नया रूप रंग ले लेगा, उसके गुण बदल जाएंगे, ठीक है। जैसे पहले किसी का 5 इलेक्ट्रॉन था, तो 5 इलेक्ट्रॉन किसका होता है? किसमें होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन? ऐसा तत्व का नाम बताओ जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरान, बोरान 5 होता नहीं होता? कार्बन 6, बोरान 5 है कि नहीं? 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दिए तो बोरान बोरान नहीं रहेगा, कार्बन बन गया, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन कौन होता है? किसमें होता है? कार्बन में होता है। बात समझ नहीं समझे? देखो इलेक्ट्रॉन की हेराफेरी हुई तो क्या हो गया? पदार्थ का नाम भी बदल गया, काम भी बदल गया, गुण भी बदल गया। बदला नहीं बदला सब कुछ। तो रासायनिक जो अक्रिया होती है, रासायनिक अक्रिया तो छोड़ ही देता है, ठीक है। तो हमने बताया कि रासायनिक अक्रिया का मतलब है क्या, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान अगर किसी पदार्थ में हो जाए तो वो जो नया पदार्थ बनेगा वो कहलाएगा रासायनिक पदार्थ, ठीक है ना, या रासायनिक परिवर्तन के द्वारा बना हुआ पदार्थ। ओके, चलो ठीक है। तो देखो अम्ल और क्षार की जो क्रिया है वो हम किसके साथ देख रहे हैं? सबसे पहले धातुओं के साथ देख रहे हैं। किसके साथ देख रहे हैं? धातुओं के साथ। तो धातुओं के साथ अगर यहाँ पर हम अम्ल और क्षार की क्रिया करा दें, इधर क्या ले रहे हैं? हम ले रहे हैं अम्ल के साथ। किसके साथ ले रहे हैं? अम्ल के साथ। इधर क्षार के साथ, क्षार के साथ। अब देखो धातुओं की क्रिया अम्ल के साथ कराएंगे तब क्या होगा? क्षार के साथ कराएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि हमने बताया कि 2 गिलास ले लिया, यहाँ पर इस तरह से ग्लास बना लो, एक तो गिलास ये बना लिया, एक तो गिलास ये बना लिया, ठीक है। इसमें हमने क्या ले लिया? अम्ल ले लिया। इसमें क्या ले लिया? क्षार ले लिया, ठीक है। इसमें थोड़ा सा किसी धातु का टुकड़ा डाल दिया, ठीक है। इसमें भी डाल दिया, थोड़ा सा इसमें भी डाल दिया। अब डाल के देखेंगे कि क्या क्रिया हो रही है। जैसे धातु का टुकड़ा, सोडियम का टुकड़ा डाल दिया, मैग्नीशियम का टुकड़ा डाल दिया, या किसी अन्य धातु का टुकड़ा डाल दिया। अब टुकड़ा को डालने के बाद हम देखते हैं कि अम्ल या क्षार में अक्रिया शुरू हुई कि नहीं हुई, बुलबुलाने लगा कि नहीं हो रहा, बदलने लगा या नहीं, कुछ हो रहा कि नहीं हो रहा है, जैसे शांत पड़ा हुआ जैसे था। तो यहाँ पर इसके साथ अगर क्रिया कराएंगे तो एक उदाहरण से समझते हैं इसको। उदाहरण क्या है? यहाँ पर अम्ल क्या होते हैं? अम्ल तो बहुत सारे जानते हैं। अम्ल का नाम पता है? अम्ल के नाम बताओ, एक आध दो अम्लों के नाम। कौन कौन से अम्ल होते हैं? अरे यार पढ़ा होगा, HCl पढ़ा होगा, H2SO4 पढ़ा होगा, HNO3 पढ़ा होगा, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। सब अम्ल तो है ये। क्षार में क्या पढ़ा होगा? क्षार में पढ़ा होगा NaOH पढ़ा होगा, KOOH पढ़ा होगा, और बहुत सारे तमाम क्षार पढ़े होंगे, ठीक है। NH4OH पढ़ा होगा, जिसमें OH होता है, OH देखो है ये क्षार कहलाएगा, जिसमें HH होगा, H1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अम्ल कहलाएगा। ये सब देखना वीडियो मैंने पढ़ाया है अच्छे से, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। वीडियो में रहना हो तो अपना नाम हमेशा याद लगा करके जुड़ा हुआ हो, और इसके बाद वीडियो देखो, सब हैं 10th क्लास में सारे वीडियो में पढ़े हैं। अम्ल क्षार होते क्या हैं, शांत अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल क्या होता है, सब एक्सप्लेन किया गया है, जैसे आप पढ़ो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो जब इसके साथ अक्रिया कराते हैं, जैसे मान लो कि हमने कोई अम्ल लिया, इसकी अक्रिया हमने किसी धातु से करा दिया, तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनता है लवण। क्या बनता है? लवण। और क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस निकलती है,
ठीक है ना। अब ये गैस निकलती है नहीं निकलती है ये तो पता करके ही भाई जब करोगे क्रिया तभी पता चलेगा, उसको भी करके दिखाएंगे। यहाँ पर क्षार के साथ क्रिया किए किसकी, धातु की अभिक्रिया करा दिए, धातु की अभिक्रिया करा दिए तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, लवण बनेगा प्लस H2 गैस रिलीज होगी। ये इसके लिए क्या है, शब्दों में लिखी गई रासायनिक अभिक्रिया है। अब कोई सा भी अम्ल ले लो यही सब बनना है। जैसे मान लो हमने ले लिया यहाँ पर HCl, इसकी रिएक्शन मान लो धातु, धातु हमने बोला कि अगर सोडियम धातु ले लिया, कोई भी धातु ले लो, सोडियम ले लिया हमने, इसका हमने ले लिया तो यहाँ पर ये बन जाएगा NaCl क्या है, लवण है, और H2 गैस निकल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। इसको बैलेंस करके नहीं लिखा है, आप बैलेंस करके भी लिख सकते हैं, बैलेंस में संतुलित करके। और एग्जांपल लेते हैं जैसे इसका क्षार का, मान लो यहाँ पर NaOH है, इसकी अभिक्रिया हमने किसी सोडियम से करा दिया, ठीक है, तो इसकी क्रिया हमने मान लो यहाँ पर किससे करा दिया, किसी धातु से करा दिया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, ये यहाँ से हम कराएंगे तो यहाँ पर ये आपका बन जाएगा। अब हमने क्या बोला कि लवण है, तो यहाँ पर NaOH ले लिया तो लवण बनना चाहिए, ठीक है ना। क्षार हमने ले लिया यहाँ पर आपका NaOH, इसकी रिएक्शन करा दी हमने धातु से, धातु में मान लो हमने ले लिया यहाँ पर Na ले लिया। अब देखिए जब हम यहाँ पर धातु Na ले लेंगे तो यहाँ पर रिएक्शन, देखो ये धातु है, तो ये यहाँ पर धातु है तो क्या है, एक दूसरे को रिएक्शन करेंगे, अरे एक ही प्रकृति की है तो रिएक्शन कैसे होगी, ठीक है ना, रिएक्शन नहीं होगी यहाँ पर। तो जब ये रिएक्शन यहाँ पर इस तरह से, क्योंकि देखो अगर सोडियम के अलावा कोई धातु लेते हैं हम तो यहाँ पर काम करता है। अगर जैसे मान लो हम यहाँ पर ले लिए पोटेशियम धातु ले लिए, क्या ले लिए, पोटेशियम, तो ये क्या करेगी यहाँ से रिप्लेस करेगी, तो ये KOH बनाएगा और ये Na बनता है। तो यहाँ पर तो अभी नहीं हुआ, क्या हुआ, यहाँ पर आपका क्षार नहीं बना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम अम्लों के साथ धातुओं की क्रिया कराते हैं तो ये बनता है, क्षारों के साथ अगर क्रिया कराएं हम तो क्षार के साथ कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो अगर मान लो हमने यहाँ पर NaOH लिया, इसकी रिएक्शन Fe से करा रहे हैं, Fe क्या है, धातु है, आयरन क्या है, एक धातु है, तो यहाँ पर अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो भी हमको वही मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि क्षार के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो लवण हमको जो मिल रहा है यहाँ पर लिखा है आपको वो नहीं मिल रहा है, आपके सामने है, नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर धातुओं की अम्लों के साथ रिएक्शन कराएंगे तभी हमको क्या मिलेगा, लवण मिलेगा, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा और आगे समझते हैं, इसको इस तरह से समझते हैं